नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। शुक्रवार 2 बजे तक उत्तराखंड में 102 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। अब प्रदेश में कुल कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों की संख्या 602 हो चली है, जिनमें से 89 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 505 एक्टिव केस अभी भी प्रदेश में हैं। प्रदेश में मरने वालों की संख्या भी 5 हो चली है। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मामले देहरादून से दर्ज किए गए। 2 बजे तक देहरादून में 54 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि अल्मोड़ा में 15 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संकट काल में जुटे परिवहन से जुड़े चालक और परिचालकों को भी राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब उन्हें भी बीमा लाभ मिल पाएगा। इस संबंध में पत्र भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बस के चालक और परिचालक लगातार संकट काल में प्रवासियों को लाने ले जाने के साथ ही शासन के कामों में भी मदद कर रहे हैं। देहरादून में सिटी बस महासंघ पहले भी इस मांग को करता आया है, जिसके बाद सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने सरकार का भी धन्यवाद दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन का आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारी मांग थी कि जो हमारे चालक परिचालक जो बहुत दिनों से जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे और सरकार की जो मदद कर रहे थे, जिसमें कि आप देखोगे आशा कर्मी थी या आंगनबाड़ियाँ थी या आप इसमें इस नर्सेज स्टाफ को ले जाने का था या प्रवासियों को ले जाने वाली बात रही थी। तो इसमें जो है हमारी स्टेट कैरिज बसें और सिटी बसें जो है इसमें अहम रोल अदा कर रही थी। तो हमने मांग करी थी कि इन्हें भी कोरोना वॉरियर्स माना जाए और इनका भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला जाए, जिसको शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और इनको जो है 29 तारीख को जो है इस शासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें इनको कोरोना वॉरियर्स घोषित कर दिया है। हम जो सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार देर शाम को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव के साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को भी सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्केट खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे किया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में नमामि गंगे चंडी घाट पर लगी संत रविदास की मूर्ति खंडित होने के बाद पुलिस के द्वारा मूर्ति को वापस उसी जगह पर पुनः लगा दिया गया। वहीं शरारती तत्वों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने मौके पर विरोध जताया था। इसी को लेकर घाट पर कांग्रेसियों ने भी पहुंचकर संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और मौके पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस मूर्ति को उठाकर गंगा में फेंक दिया गया था, जिसके बाद अब उन्होंने भी शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पर इतना कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से घृणित मानसिकता के लोगों ने ये कृत्य किया है, अमानवीय शर्मनाक कृत्य है। और यह बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश के लगभग सबसे प्रकांड और विद्वान संत हुए हैं श्री गुरु रविदास जी, जिनकी विचारधारा का आज तक कोई तोड़ नहीं है। इस विषय में ये मानता हूँ, आज भी हमारे देश में दलितों को या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा रहा। एक तरफ तो मतलब स्मृति को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन ये दलित समाज का आज तक ये पता नहीं लगा ये हिंदू है या क्या है। अगर इस समाज का कोई व्यक्ति मूंछ थाम लेता है तो उसकी मूंछ काटने का काम लोग करते हैं, सड़क पर चलता है उसको पीटने का काम करते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वैसे तो सदियों से हमारे महापुरुष चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, रविदास जी हो, इनकी मूर्तियों को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया, लेकिन ये बहुत ही घृणित कार्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी तो एक ऐसे संत हुए जो दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज के संत हुए। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति को चंडी घाट पर कुछ असामाजिक शरारती तत्वों द्वारा ये घृणित कार्य किया गया और मूर्ति को गंगा जी में फेंक दिया गया, बड़ा घृणित कार्य है। सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ और दूसरे सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करती हूँ कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है, मुझे पता चला है कि अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन के अधिकारी उनकी गिरफ्तारी करें जिन लोगों ने इस घृणित कार्य को किया है और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कोटी कॉलोनी स्थित एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी टिहरी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पोर्ट्स अकादमी को नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार की तरह 3 से 4 दिनों के भीतर आइसोलेशन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि स्पोर्ट्स अकादमी में 220 आइसोलेशन बेड को स्थापित करने की क्षमता है।
इसके साथ ही जिला मुख्यालय के आसपास लगभग 500 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हो जाएंगे। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी के छात्रावास में संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों का हालचाल भी जाना। और जो हमारा एडवेंचर सेंटर है वहाँ पर 150 बेड लग सकते हैं। हम इसको टोटल एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस के लिए यूज़ करेंगे, तो 220 बेड का ये फैसिलिटी होगा। इसमें हम लोग ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी संदिग्ध हैं उनको हम होटल्स में शिफ्ट करेंगे। तो सुरसिंगधार में हमारी 350 की बेड कैपेसिटी के बाद 220 की बेड कैपेसिटी यहाँ पर क्रिएट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जिस प्रकार से हमारा डबलिंग रेट है 2 दिन तक, 2 दिन में हमारे केस डबल हो रहे हैं, आने वाले समय में अगर यही ट्रेंड रहा तो हमें 4 से 5 दिन में लगभग 500 से 600 बेड। दुग्ध संघ अध्यक्ष टेरी गढ़वाल जगदम्बा बेलवाल ने कहा कि सरकार प्रवासियों के लिए रोजगार को लेकर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद हुआ है, जिसके तहत सरकार के द्वारा कृषि एवं पशुपालन को साथ लेकर अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल पाए। इसके अलावा 25% की सब्सिडी भी दी जा रही है। उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं और हमारी सरकार का भी यही प्रयास है कि जो ये रिवर्स पलायन हुआ है ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम इसे सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं कि इन लोगों को वास्तव में उत्तराखंड में ही रोका जाए। और इसके लिए मैं दुग्ध संघ अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर कृषि और पशुपालन ये बहुत अहम रोजगार के साधन हो सकते हैं। अभी हमारे द्वारा दुग्ध संघ की ओर से कुछ स्कीमें भी लॉन्च की जा रही हैं, जिसमें हम 3 भैंस 5 भैंस की यूनिट दे रहे हैं। उसमें 25% हम सब्सिडी देंगे, क्योंकि 5 भैंस और 3 भैंस या गाय अगर कोई लेना चाहे तो उसी से एक वास्तव में रोजगार प्रारंभ हो सकता है। इसलिए हमने इस बार 3 और 5 भैंस का प्रोजेक्ट बनाया है। टिहरी जिले के चंबा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमल्टा निवासी 34 वर्षीय विजय राम सिमल्टी ने अपनी एक नाली भूमि पर केसर की खेती की है। उनके द्वारा ये पहल लोगों के लिए प्रेरणादायी बन रही है। इससे लोगों को स्वरोजगार भी मिल सकता है। विजय सिमल्टी का कहना है कि वो बाहर से केसर का बीज लाए थे और अब उनके यहाँ पर पौध लग चुकी है। उनका कहना है कि अभी तक उनके खेत में आधा किलो के करीब केसर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केसर की खेती में उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इसको सुअर और बंदर भी नहीं खाते। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे भी हमारे युवा जो हैं वो यहाँ इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लें। और कई सारे लोगों को मैंने बताया जब इसके बारे में, तो उन्होंने यही कहा है कि हम लोग भी आगे यही काम करेंगे। केसर का अच्छा काम है, 5-6 महीने की खेती है, ज़्यादा तो कुछ मेहनत नहीं है। इसमें जंगली जानवरों को कोई नुकसान नहीं है, ना बानर चढ़ते हैं, ना सूअर, किसी चीज़ का वो नहीं है। और इसके दाम भी अच्छे हैं। अगर मार्केट रेट हमें मिल जाए और अगर हमें कहीं बेचने के संसाधन मिल जाएं कि जल्दी से अच्छी बिक सके, तो हम अगली बार करीबन 3-4 किलो केसर पैदा कर सकते हैं। इतना बीज है मेरे। गुरुवार दोपहर के बाद हुई तेज बरसात और ओलावृष्टि ने पहाड़ की आर्थिकी और जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। वर्तमान समय में पहाड़ी काश्तकारों की नकदी फसल और उद्यानीकरण को ओलावृष्टि से खासा नुकसान पहुंचा है। इसी को देखते हुए ग्राम रेतो की बेली के ग्राम प्रधान भगत सिंह भंडारी, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दीपेंद्र रावत, पृथ्वी सिंह रावत, ग्राम खेड़ा से प्रधान कमलेंद्र रावत आदि ने सरकार से निवेदन किया है कि इस बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए आर्थिक सहायता दी जाए। 28 मई 2020 को भारी ओलावृष्टि होने के कारण हमारे क्षेत्र के किसानों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है और बहुत दुखद मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में सभी लोग बहुत भयावह और परेशान हैं। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे आसपास ही कहीं गाँव रोहतू की बेली, अलमस, अन्य हमारे 10 जुला, पालीघाट और 6 जुला साइड में का बहुत ओलावृष्टि हुई है। तो मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा सभी किसान भाइयों की तरफ से कि कुछ ना कुछ अपने स्तर से जो आर्थिक मदद करें। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा जल विद्युत परियोजना की झील में अज्ञात शव तैरता हुआ मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और बेस अस्पताल के मोर्चरी में रखा। व्यक्ति की शिनाख्त एएसआई राकेश कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी चंबा हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। आईटीबीपी के अधिकारियों ने बताया कि राकेश कुमार 23 मई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी चौकी कौचर में दर्ज है। दिनांक 28/5/2020 को एक शव जीविका झील से बरामद हुआ था, जो आवश्यक कार्रवाई के बाद बेस अस्पताल मोर्चरी में रखा गया था। उक्त शव की शिनाख्त जो है आईटीबीपी के उच्च अधिकारियों द्वारा एएसआई राकेश कुमार के रूप में की गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम शव को आईटीबीपी के अधिकारियों को सुपुर्द। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।